बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास के मौका पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, इससे कबल कि बहुत देर हो जाए। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, ईरानी हुकाम कशीदगी में कमी के लिए बातचीत करना चाहिए। ये उनके साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं हुआ, इन्हें एक मुआहिदा करना होगा। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन मैंने ये कहा था कि ये होना ही था। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफदा है, जंग मजाक नहीं है। ईरान इसराइल कशीदगी बारे पाकिस्तान से जाली खबरें मंसूब की जा रही हैं। ये वजीर खारिजा इसहाक डार की जानिब से सेनेट में खिताब के दौरान ये भी कहा गया, इसको ज़ेर बहस लाएंगे। और ईरान और इसराइल के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सालसी की पेशकश भी की गई है कतर और ओमान की जानिब से, और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा खारिजा की जानिब से जो है वो जंगबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है, इसको ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे पंजाब बजट 2025-26 के हवाले से, जो उसका कुल हुजम जो है वो 5300 अरब रुपए से जायद का तजवीज़ किया गया है। तनख्वाहें, पेंशन, उजरत, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया, पेंशन में 5% इजाफा किया गया है, और कम से कम माहाना उजरत जो है वो 40,000 मुकर्रर करने का कहा जा रहा है। सर्विस डिलीवरी अखराजात 5.7% कमी, और इसमें तालीम और सेहत के हवाले से अगर बात करें तो तालीम पे 21.2% इजाफा किया जा रहा है, और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 15 अरब, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए 7 अरब, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 35 अरब, सेहत के जो है उस हवाले से 17% इजाफा किया जा रहा है, जिसमें बिलखसूस मरियम नवाज हेल्थ प्रोग्राम है 9 अरब के लिए, और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम 12.6 अरब, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 14.5 अरब, अद्वियात के हवाले से बात की जाए तो 41% उसमें इजाफा किया जा रहा है, और समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए 70 अरब, राशन कार्ड 40 अरब, माइनॉरिटी कार्ड 3.5 अरब, और आसान कारोबार प्रोग्राम में 70 अरब, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम 150 अरब, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट माहौलियात के हवाले से बात की जाए तो IT पार्क 10 अरब, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उसके लिए 46 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बजट जो है वो 205% उसमें इजाफा किया जा रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में 44% इजाफा किया जा रहा है, मौसमियाती तब्दीली इदारा जो है उसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर ज़राअत और दही तरक्की के हवाले से बात की जाए तो ज़राअत बजट 11% उसमें इजाफा किया जा रहा है, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम 15.5 अरब, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और किसान कार्ड के लिए 15 अरब, और ज़रई नुकसानात से बचाव के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसी तरीके से मवेशी पाल स्कीम में 1 अरब, और इसके साथ साथ अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ और शहरी तरक्की के लिए बात की जाए तो हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए 226% इसमें इजाफा किया जा रहा है। बल्दियात में 28% इजाफा हुआ है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ खसूसी मंसूबे जो हैं उसके हवाले से जो बजट में दस्तावेजात के मुताबिक चीज़ें सामने आ रही हैं। नए बाजार के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, और लाहौर में 15 नए दीगर शहरों में भी क़याम इसका किया जा रहा है। पंजाब खुशहाली प्रोग्राम 50 अरब, लैपटॉप स्कीम 15 अरब, दीगर अहम आदात के मुताबिक डेवलपमेंट बजट में 47.2% इजाफा किया जा रहा है, और जंगलात और फिशरीज में 41% इजाफा किया जा रहा है। इसको जो है वो तफसीलन ज़ेर बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून और तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया आयशा नुमान साहबा ने, तज्ज़ियाकार हैं। आयशा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। चौधरी साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के मौका पर गुफ्तगू जो सामने आई है उसको अगर काबिल ज़िक्र रखें तो क्या समझते हैं किस तरफ बढ़ती हुई कशीदगी ये नज़र आ रही है, जिसमें ईरान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और बाकी दीगर ममालिक जो हैं वो मुंतज़िर हैं किसी भी ऐसी चीज़ के कि वो उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। असल बात यह है कि इस वक्त अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि ये ईरान वाला जो तनाज़ा है शुरू तो किया इसराइल ने, और बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने शुरू करवाया, वरना उसकी आशीर्वाद के अलावा तो उसमें इसराइल में ये ताकत और हिम्मत नहीं थी कि वो अपने तौर पे ये कर सकता। लेकिन आगे जो इसकी प्रोलिफरेशन जो हो रही है वो अमेरिका के लिए काफी नुकसानदेह और परेशान कुन है।
उसकी वजह यह है कि इस वक्त रूस और चाइना जो है वो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है, और साथ ही सऊदी अरब जो है वो भी उस अंदाज में अमेरिका के हाथ में नहीं है। और आपने पिछले दिनों देखा कि जो कतर के जो हेड थे गवर्नमेंट के, उन्होंने जिस अंदाज में अमेरिका के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की थी उसका जवाब जो उन्होंने दिया, और जिस अंदाज में उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात की, ये सारी चीजें इस तरह की गमबाजी करती हैं कि आने वाले दिन जो है वो अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं ला रहा है। और अमेरिका, मैं समझता हूँ, काफी हद तक डेस्परेट है। इसमें वाकई खतरा इस बात का है कि वो इस जो डेस्परेशन है इसमें इस तरह की हमाकत कर सकता है कि वो ईरान पर हमला कर दे। लेकिन ईरान पर हमले से पहले उसे कई दफा सोचना होगा, क्योंकि ये बात बड़ा वाज़ेह तौर पर रूस और चीन ये बात कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर खामोश नहीं रहेंगे, वो इसका बिल्कुल इसका साथ देंगे ईरान का। तो ईरान जो है, मैं समझता हूं कि उसे आइसोलेट ना किया जा सकता है। इवन पाकिस्तान की भी मजबूरी है। पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान के और ईरान के आपस में इतनी अकदार मुश्तरक हैं कि जिसकी वजह से आपने देखा कि बड़ा यानी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया, और इसमें किसी तरह की क्या कहते हैं बिला लोमत लाइन, यानी अनइक्विवोकली उन्होंने ईरान की सपोर्ट की और उसे कंडेम किया उसकी जारहियत को। तो मैं ये समझता हूं कि ये काफी दुनिया के लिए बड़े मुश्किल दिन आ गए हैं कि हर तरफ, एक तरफ जो आपको रूस और उसकी यूक्रेन की वार है वो भी कहीं रुकने का नाम नहीं दे रही, और उसमें किसी न किसी अंदाज में यूरोपीय ममालिक जो है वो भी शामिल हो रहे हैं। और उनके पीछे अब जो रूस है वो भी बिल्कुल लगा हुआ है कि क्योंकि ये अब तक जो रूस को नुकसान पहुंचा है वो इजराइल की वजह से पहुंचा है, और अमेरिका की सपोर्ट की वजह से, यानी जो यूक्रेन को थ्रू इजराइल जो सपोर्ट की गई, उस वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो रूस को पहुंचा है। तो आप देखें कि ये वो जख्म है जो मुंतमिल हो नहीं सकते फौरी तौर पर, क्योंकि नुकसानात जो है वो फौरी तौर पर इतने बड़े बड़े कर दिए गए हैं कि अब किसी मुल्क के लिए भी पीछे ना रूस जो है वो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो पीछे फौरी तौर पर हट जाए, और ना ही ईरान जो है वो ये इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि वो अपने आप को इस तरह सफा हस्ती से मिटा ले। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें नई ग्रुपिंग और नई आपस में अलायंस जो है वो तश्कील पा रहा है, और बहुत ज्यादा इस वक्त यानी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी तेजी से हो रही है, सफारतकारी जो है वो बड़ी सूरत के साथ हो रही है, क्योंकि ग्रुपिंग जो है वो अब हर चीज पे बारी आ रही है, हर चीज को नजर आ रहा है। और मुझे खतरा, यानी हर शख्स ये कह रहा है कि ये तीसरी आलमगीर जंग जो है उसकी तरफ भी निशानदेही करती है ये चीज कि अगर ये सिचुएशन जो है इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चौधरी साहब, इसमें जानना ये चाहूंगा कि ईरान के सदर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान के, उन्होंने कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, ताहम वो जौहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक का भरपूर अंदाज में दिफा करेगा। उन्होंने कहा कि कौम से अपील है कि हर इख्तलाफ, मसले और रुकावट को आज पसे पुश डालकर आगे बढ़ना चाहिए और हम इसका आखिरी हद तक मुकाबला करेंगे। तो बेसिक क्या इसमें स्टांस क्या नजर आता है कि वो अब ईरान की जानिब से ये बयान भी सामने आ गया है कि हम बिल्कुल जौहरी जो एटमी हथियार है उसके बनाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। बेसिक जो डर है अमेरिका को या इसराइल को वो इसी बिना पर था कि ये एटमी ताकत बनने जा रहा है ईरान, तो इसको उस चीज से रोका जाए और माहिदा किया जाए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, आपको याद होगा कि इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जो बोगी चलाई गई और उसे हवा दी गई, और वहां पूरे का पूरा इराक जो था मासूम बच्चों समेत उसे खत्म कर दिया गया और इतनी तबाही लाई गई, और आखिर में कहा कि जी सॉरी, वहां तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। बात यह है कि आपको चढ़ाई करने के लिए किसी ताकत के साथ किसी अपने मद्दे मुकाबिल को खत्म करने के लिए आपको बहाना चाहिए होता, और जितना मर्जी कहे। एक तो बात यह है कि मैं आपको ये भी वाज़ेह तौर पर कह दूं कि कोई भी मुल्क कभी भी एलानिया तौर पर यह नहीं कह सकता कि वो एटमी हथियार बनाने का इरादा रखता है और वो एटमी हथियार बना रहा है।
इसका नाम जौहरी तवानाई और उसके पुरअमन इस्तेमाल की ही बात की जाती है। तो इसलिए ईरान का ये कह देना अमेरिका के लिए तशफ़ी का बायस नहीं बन सकता कि ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं बन रहा। तो दूसरी तरफ यह है कि ईरान जो वो भी बहुत अरसे से ये यानी अमेरिका जो है वो भी उधार खाए बैठा है ईरान के साथ, ईरान को नुकसान पहुंचाने, और ईरान को वो चूंकि बराह रास्त दुश्मन समझता है इसराइल का, तो इसलिए इस खित्ते में अपनी हुक्मरानी के लिए उसे जो मद्दे मुकाबल नजर आता है कि इस खित्ते में यानी मिडिल ईस्ट में अगर ताकत का तवाजन इसी तरह रहा और इसे डिस्टर्ब ना किया गया तो ईरान जो है वो खित्ते का नंबर 1 यानी ताकत के तौर पर उभरा है और उभर सकता है। बावजूद इतने नुकसानात के ईरान आज भी बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए आपने देखा कि मुसलमान जो थे अब उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्या उन्होंने एक एक करके इस तरह खत्म होना है जिस तरह हमारे सामने दूसरे मुमालिक जो है वो खत्म हुए इस्लामी मुल्क, या उन्होंने ये फैसला करना। और इस वक्त बहुत ज्यादा रोल जो है इंपॉर्टेंट वो सऊदी अरब का है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ सबकी नजरें हैं। सऊदी अरब के पास वसाइल की भी कमी नहीं है और असला भी है, सब कुछ है। और आप देखें कि एक तरोरे जैसा यानी मुजाहिद कहां से अफ्रीका से उठता है और वो अपना यानी अपने सोना और अपनी जो ताकत है उसको ईरान के हक में इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो समझता है कि ये मुस्लिम उम्मा का मसला है और ईरान का साथ ना देना इनफैक्ट मुस्लिम उम्मा के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी अगर मुस्लिम उम्मा का कोई है या इस्लाम का कोई है तो वो सऊदी अरब है, क्योंकि वो मरकज भी है हर लिहाज से, और अब तक सबसे ज्यादा मुसलमान उसकी तरफ देखते भी हैं और पैसा भी उस पर खर्च करते हैं। और तेल के अलावा जो दूसरा बड़ा जरिया उनका आमदनी का वो यही हज है और बाकी इस तरह उभरा है, जिसकी वजह से लोग वहां बेइंतहा यानी उस मुल्क में जाते भी है। और अब इस वक्त मैं ये समझता हूं कि उनके लिए भी मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है, वो अब ज्यादा देर इंतजार नहीं उन्हें करना चाहिए। इसलिए उन्हें असल बात जो है वो समझ आ गई है और आ जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप यानी जिसने आप देखें कि मुसलमानों के साथ वादा किया और इतनी बड़ी खयानत जो है और बदयानती कोई शख्स नहीं कर सकता जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने की कि जनाब इस पाकिस्तानी मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमान जो थे उन्होंने अपने अपने इलाकों में इसकी अपनी सपोर्ट के लिए अपनी कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए इसका साथ दिया। और वही डोनाल्ड ट्रंप जो ही बरसर इक़्तिदार आया है तो ना उसको वो कोई अहद याद है और ना ही कोई पैमान उसको याद है, और वो उन्हीं को मुसलमानों को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर वो किसी के जेहन में गलत फहमी है या कोई फहमी है तो उसे ये निकाल देनी चाहिए, क्योंकि डिवीजन जो है ये ऐसा दौर आ गया कि हालांकि होनी इस वक्त जितनी दुनिया ने तरक्की कर ली है सियासी मैदान में मजहब की बुनियाद पर डिवीजन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मजहब की बुनियाद पर डिवीजन जो है वो दुनिया में हो चुकी है बड़ी शिद्दत से। और आप देख रहे हैं कि ईसाई और यहूदी किस तरह वो आपस में इकट्ठे हैं। तो मुसलमान जो तादाद में भी ज्यादा है, वसाइल के भी एतबार से ज्यादा है, उनके लिए आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? दे हैव टू बी यूनाइटेड। और अगर वो यूनाइटेड नहीं होंगे तो फिर आप हमने देखा कि एक आलमी सतह पर इस्लामिक ब्लॉक में एक फौज तैनात की गई और साबिक आर्मी चीफ जो थे उनको सरबरा उसका डिक्लेयर किया गया। तो वो कहां पे है फौज और वो सरबरा कहां पे है? वो इस वक्त इसका जो है वो क्यों नहीं फैसला कोई कर पा रहे? मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस तरह की फौज नाम की तो वो फौज होती है, वो फौज सऊदी अरब की फौज है बेसिकली। तो वो आपके जो साबिक आर्मी चीफ है वो सऊदी अरब की ही सर्विस में है, उन्हीं की खिदमत में है। वो अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठा सकते और ना कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं। जो फैसला करना होगा सऊदी अरब को करना होगा। ये तो सऊदी अरब देखे किसी को भी इम्प्लॉय कर सकता है, किसी के भी तजुर्बे से फायदा उठा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त तक सूरत हाल है उसमें कोई कदम भी ना इस्लामिक बैंक और ना ही कोई इस तरह की आपने मुश्तरका कुव्वत जो है वो नजर आती है कि जिस तरह जिसने भी कोशिश की। आपको अगर वो दोबारा याद हो जब युगांडा के इडी अमीन, पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो
और इसी तरह यानी 4-5 यासर अरफात और यानी लिबिया के मुअम्मर कदाफी, ये सारे, और शाह फैसल, ये वो उस वक्त के की लीडरशिप जो थी मुस्लिम उम्मा की, ये इकट्ठे हो रहे थे। इसमें पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने मुश्तरका इस्लामी बैंक बनाने का और यूरोपीय इस्तेहसाल और इस्तेमार के जुल्म से बचने का रास्ता निकालने की कोशिश की। तो आपने देखा कि एक एक को खत्म कर दिया गया। और अभी भी आप देखें कि आपके मुल्क में भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने चंद जो हाकिम है, जो यानी जबर के जरिए लोगों को यानी हुकूमत करते हैं, उनका वो साथ दे रहे हैं और उन्हें वो वही सूट करते हैं। उन्हें कहीं भी, चाहे वो अपने मुल्क में ये बात कहें कि ये जमहूरियत चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत जो है वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि ये बिल्कुल बादशाहों की तरह, बनार की तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सारे काम कर रहे हैं। वो किसी यानी मुंतखब यानी अवामी और लोगों के नुमाइंदे के तौर पर वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जिस तरह इलॉन मस्क को उन्होंने रखा हुआ है, अब इलॉन मस्क जो है वो टॉप सारे जो पॉलिसी फैसले है वो कर रहा है, और उसमें वो तो किसी जगह का इलेक्टेड नहीं है। फिर बाकी इतनी हर चीज जो है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और फिर उसे ये जो इस वक्त इत्तेफाक से ये जो मुयसर आ गई अक्सरियत उसके कांग्रेस के अंदर और सेनेट के अंदर, इसको भी वो बिल्कुल अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जाती ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हुक्मरानों के साथ जिस तरह का रवैया उसका है और जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहा है, ये कभी किसी जमहूरी सदर की ये जुबान नहीं हो सकती। तो अब मैं ये समझता हूं कि ये जो उस वक्त इमरान खान ने ये कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं ये समझता हूं कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि ये एब्सोल्युटली नॉट कोई आम खाना तौर पर उसने नहीं कहा था, बड़ा सोच समझ के साथ उसने कहा था कि भाई अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें आजादी और हुर्रियत के साथ जिंदा रहना होगा, और अगर आप हुर्रियत के साथ जिंदा हो तो चाहे आप इंतहाई छोटे से यानी अफ्रीकी मुल्क में हो जी, तो आपको कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके अंदर ताकत जो होती है वो आपके अंदर मौजूद होती है। वो साइज पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना आपकी अपने अंदर जज्बों से उसका ताल्लुक होता है। लेकिन ये आप देखें, बड़े बड़े पहलवान जिनके अंदर हौसले नहीं होते वो जमीन बोस हो जाते हैं, और छोटे छोटे लोग जिनको बजाय नजर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को जो मैसेज दिया होता है वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया होता है, और वो हुर्रियत का, आजादी का और किसी के सामने ना झुकने का मैसेज दिया होता है। तो जब आप झुक जाते हैं, आगे यानी नीचे आ जाते हैं, तो फिर हर शख्स जो है आपकी हर ताकत आपके ऊपर चढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहम वक्त है, जिसमें सबको सोचना चाहिए कि ये वक्त इस तरह हर एक को अलग-अलग यानी तितर बितर होकर खत्म होने की बजाय यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आयशा साहबा जी, आयशा साहबा आपका क्या नुक्ता नजर होगा? जिस तरह से चौई साहब ने बात की है, तो इस पे बहुत सारे सवालात हैं मुस्लिम उम्मा के लिए और तमाम ये इस्लामिक ब्लॉक के लिए कि वो माजी में जो चीजें की गई फिर उनके नताइज भुगतना पड़े, तो और अभी भी जो है वो इस तरह का कोई सॉलिड स्टांस सामने नहीं आ रहा है। देखिए सामा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और चौधरी साहब ने बहुत ही ब्रीफली जो है सारी चीजें बयान की है। नो डाउट ये सब जो है चीजें तारीख का हिस्सा भी बन चुकी हैं, लेकिन मेरे नजदीक आज की जो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं मैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस उनको दूंगी। कि देखिए, आज सबसे पहली बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी थी अपने ट्विटर अकाउंट से, उसने सबसे पहले वो डिलीट की। दूसरी तरफ आपने चाइनीज सदर शी जिनपिंग का जो आपने बयान है, अगर आप उस पर देखें तो वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और तीसरी अहम डेवलपमेंट कि रशिया ने अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जितने किए गए सफारती ताल्लुकात थे सबको खत्म कर दिया है। तो वी सिंपली मीन टू से दैट कि भाई अब जो है दुनिया अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर जो है मुझे अमेरिका की जो डोमिनेंसी है वो भी खत्म होती नजर आ रही है, और यकीनी तौर पर जो बाकी ताकतें हैं इस दुनिया में वो भी अमेरिका को जो है वो अपनी मोनोपोली चलाने के लिए अब जो है वो मजीद इजाजत नहीं देना चाहती। चाइना के सदर ने जो बयान दिया उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब चाइना जो है वो यकीनी तौर पर एक न्यू सुपर पावर की तरफ जो है वो अपना फासला जो है वो बहुत तेजी से जो है वो तय कर रहा है।
अब देखना ये है कि चाइना के साथ जो है वो कौन कौन शामिल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसराइल और ईरान की जो अभी एक वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, तो देखिए मेरे ख्याल से 2025 जो है वो शायद जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जो बड़े बड़े ममालिक हैं और बड़ी ताकतें हैं जैसा कि इंडिया है या इसराइल है, उनके लिए मेरे नजदीक जो है ये एक सेटबैक है। ये 2025 का साल है। आप देखिए इंडिया भी जो है गुज़िश्ता कुछ रोज पहले किस तरह से अपनी ताकत के नशे में सरशार था और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो किस तरह से उसको हजीमत का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ ईरान ने बियॉन्ड ऑल द एक्सपेक्टेशंस जो है उसने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। देखिए इस जंग में, जंग के आखिर में जीतता कौन है, हारता कौन है, किसके हाथ में क्या आता है, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन अभी तक जिस तरह से ईरान ने एक टफ टाइम दिया हुआ इजराइल को, नो डाउट वो अभी तक जो है ये एक बहुत बड़ी तारीफ रकम कर रहा है और जिस तरह से वो अहदाफ को निशाना बना रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये बाकी ममालिक, देखिए ईरान ने साफ मना कर दिया है, कतर ने, अमान ने जिस तरह से सालसी की पेशकश की, उसने बोला कि इस वक्त हम हालत जंग में है और हम जो है वो किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। और कल के दिन में जिस तरह से उन्होंने एक जो जोहरी मुआहदे के हवाले से जो एक पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और उन्होंने उस मुआहदे से भी दस्तबरदार हो गए, तो इसमें तो ये सिंपली कहा जा सकता है कि ईरान जो है वो अपने जोहरी हथियार को लेकर काफी सीरियस है। डेफिनेटली ये चीजें जो हैं वो पब्लिकली जो है वो नहीं डिस्कस की जाएंगी, ना बताई जाएंगी, ना ही उनको एक्सपोज किया जाएगा। बट चौई साहब ने कहा है ईरान खित्ते के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुल्क है और अभी जो है इसराइल की जानिब से अपर लेयर को टारगेट किया जा रहा है जो इसराइल की तरफ है, और वो भी हजारों मील जो है वो तय करके उनको ये मामलात करना पड़ते हैं। लेकिन अगर ये मामलात दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा हिस्सा भी उसमें शामिल है, हमारी तरफ का ईरान का हिस्सा, इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ का हिस्सा, तो फिर वो नुकसानात जो है वो हमारे दीगर इस्लामिक ममालिक को भी भुगतना पड़ेंगे। तो अब तक की खामोशी सिर्फ इसलिए है कि वो अपर लेयर है और लोअर लेयर की तरफ अभी नहीं बढ़ रहा है इसराइल, इस वजह से। देखिए बात सारी है कि जैसे रशिया, सॉरी यूक्रेन और रशिया की जंग में देखें बाकी यूरोपियन ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने जा रहे हैं, इसी तरह से मशरिक वस्ता में भी देखें इसराइल इस वक्त सिर्फ ईरान के लिए या फलस्तीन के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ये आने वाले दिनों में जो है बाकी मुस्लिम उम्मा की तरफ, बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ भी ये आंख दिखाएगा और ये बढ़ने की कोशिश करेगा। आप देखें कुछ गुज़िश्ता कुछ रोज पहले जो है लबनान पर भी जो है इसने बमबारी की है, अभी बेशक उर्दन इसके साथ है लेकिन आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। तो ये आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसराइल, आपको क्या लगता है कि सिर्फ फलस्तीन या ईरान तक महदूद रहेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर हमारे बाकी इस्लामी ममालिक के सरबराहान ये सब सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए, क्योंकि ये खतरा सर पर आन पहुंचा है। और मैं आरिफ चौधरी साहब की बात को जो है वो सेकंड करूंगी कि अगर हम कहें कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि तमाम तर जो इस वक्त ऑप्टिक्स हैं और जो तमाम तर जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो है ये वाकई में एक आलमी जंग जो है वो छिड़ने का जो है वो कभी इम्कान इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब का, कतर का, ओमान का और दीगर इस्लामी, खास तौर पर पाकिस्तान का स्टांस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो अभी जाहिरी तौर पे सब ममालिक जो है, तुर्किया ने भी आज ही ऐलान किया कि हम ईरान के साथ हर हद तक हैं, लेकिन देखिए बयानात की हद तक और अमली इकदाम की हद तक जो है ना चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब हमें देखना यह है कि अगर ये जंग जो है ये एक्सकेलेट करती है, जिस तरह से इसराइल ने ढके छुपे अल्फाज में जो है वो पाकिस्तान को भी धमकाया है, और यकीनी तौर पे अगला वार जो है वो पाकिस्तानी होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक मशरिक वस्ता में, अगर ईरान जो है वो एटमी ताकत बनता है तो उससे पहले पाकिस्तान जो है अभी एक बाहर एक एटमी ताकत है मुस्लिम रियासतों में, तो उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है ये रियासत जरूर फटेगी। और इसराइल को तो वैसे ही आप जानते हैं कि उन्होंने ईरान और पाकिस्तान से हमेशा से खतरा महसूस किया। तो ये जंग जो है ये सिर्फ महज ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, इसमें बाकी सब ममालिक जो है वो बारी बारी लपेट में आएंगे। इसलिए इस एस्केलेशन को जो है वो वक्ती तौर पे और हतमी तौर पर रोकना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका भी जो है वो मुझे अब जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये धमकी देने के बाद जो है अपने ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को डिलीट कर देना, इस बात का जो है वो वाज़ेह इंडिया देता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे कभी।
उनके जो वज़ीरत खारजा के जो वो वजीर हैं वो मार्को रूबियो, वो कभी कहते हैं कि हम इस जंग में जो है वो इसराइल के साथ खड़े हैं, बल्कि हमारी हिदायत के मुताबिक हमारी जो है वो मदद से जो है ये ईरान के ऊपर जो है वो पेशगी हमले किए गए हैं। तो देखिए इस वक्त अमेरिका भी जो है वो इस वक्त शदीद डावाडोल है। आने वाले कुछ दिन 7 से 8 दिन जो है ये डिसाइड करेंगे कि ये जंग आगे बढ़ेगी या फिर रुकेगी। लेकिन मेरे नजदीक जो है ईरान अभी नहीं चाह रहा कि ये जंग रुके। ईरान जो है वो इस जंग को हतमी जो है वो मरहले में दाखिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इजराइल जो है उसने भी जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। तो अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता तो डेफिनेटली द वर्ल्ड विल बी ऑन द ब्रिंक। तो सबको फिर देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, चौई साहब अगर पाकिस्तान के इनर मामलात की बात करें तो बजट जो है वो सामने आ चुका है और दावे बरसरे इक़्तिदार लोगों के अवामी रिलीफ का बजट और अवाम के लिए रिलीफ और अवाम की जो है वो इसमें बिल्कुल उनके लिए हम मदद करने आए हैं, अवाम की खिदमत करने आए हैं, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़र आता है। किस तरह से देखते हैं बजट को, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नुक्ता नज़र है? अवाम जो है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी और ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार तबका है जो रोजी रोटी अपनी चलाने के लिए मेहनत करता हुआ नजर आता है। बात यह है बड़ी वाज़ेह कि अगर आपने देखना हो कि कोई हुकूमत अपने अवाम को कितना फायदा पहुंचाना चाहती है, कितना मुश्किलात से बचाना चाहती है, तो उसके इन इक़दामात को देखना चाहिए जो अपनी अशराफिया के लिए वो उठाती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऐसी हुकूमत नाफिज है जो किसी को जवाब दे रही है और इस बात का वो भरपूर तौर पर फायदा उठा रहा है। यानी आप देखें कि किसी को इस बात का एहसास नहीं कि एक तरफ उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम वो सारे मसारिफ जो है जो हमारे ऊपर बहुत उठ रहे हैं उनको गैर जरूरी तौर पर इंतजामी अखराजात जो है उनको कम करेंगे, और दूसरी तरफ तमाम बड़े बड़े लोगों की तनख्वाहें जिसमें जजेस थे, आला अदालतों के, और इसके अलावा आपके MNA थे, मिनिस्टर्स थे, यू थिंक ऑफ ऑल दीज पीपल के सब की तनख्वाहें इतना ज्यादा इजाफा। और जरा आप गौर करें आज जरा कि जब सवाल किया गया वजीर खजाना से कि जनाब ये देखे कि इतनी ज्यादा तनख्वाह में इजाफा, तो उनका जवाब जो था इंतहाई मकरू जवाब था, और वो कहते जरा आप गौर कर ले कि ये रिवाइज कब हुई थी तनख्वाहें। तो भाई वो मजदूर है, यानी जिनकी तनख्वाहें आपने रिवाइज करती हैं बुनियादी तौर पर पार्लियामेंटेरियन जो है पार्लियामेंट का हिस्सा वो बनते हैं, तो ये बिजनेस नहीं है और इसके लिए मुनाफा पक्ष ये कारोबार नहीं है, उनके अपने अपने कारोबार है। यहाँ अगर वो आते हैं, इशारा किया जाए मोस्टली अगर इस बात पे सवाल किया जाए तो पार्लियामेंटेरियन या वज़रा जो हैं उनका जवाब ये आता है कि हम लोग तो तनख्वाहें लेते नहीं है। नहीं, आप देखें ना, तनख्वाहें नहीं देते तो और क्या लेते हैं, हमारा खून पी रहे हैं। और दूसरी बात ये आपको मैं अर्ज करूं, ये एक और सवाल किया गया जी कि ये जो सोलर पैनल्स है लोगों ने लगाए हैं, तो इस पे आपने ये क्यों इतना जुल्म ढाया है? तो वो जो थे अपना इसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले, वो कहने लगे देखें आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो इन्वेस्टमेंट जो थी आपको फायदा होता रहा, लेकिन अब वो फायदा उतना नहीं रह रहा। और भाई खुदा का खौफ खाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है भाई ये क्या इन्वेस्टमेंट थी। आपने जो जुल्म किया हुआ है, जो आपके अपने यही मुस्लिम लीग वाले लोग और पीपल्स पार्टी वाले लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं, उन्होंने ये IPPs के जरिए पाकिस्तान का वो खून चूस रहे हैं। तो अगर लोगों ने अपने लिए कोई रास्ता निकाल दिया कि जनाब चलो अल्लाह ताला की दी हुई ये एनर्जी जो है उससे हम अपना इंतजाम कर लेते हैं, तो उसका भी आप उसके भी पीछे आप पड़ गए और उसे आप ये कहते हैं कि ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है अपने आप को बचाना। कि अगर फर्ज करो यानी सर्दी में आप बिजली नहीं करते और लोग कोयला का इस्तेमाल करना शुरू करते या कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार कर ले, तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। उन्होंने आपकी जुल्म से, आपके चीरा दस्तियों से बचने के लिए लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, आप उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। हुकूमत मुझे ये बताए कि जो सूरज की हरारत है उसमें हुकूमत का क्या किरदार है? यानी इंसान जो है उसको अल्लाह ताला, या हवा जो है
ये आप कल को वहां पे भी टैक्स लगा देंगे कि क्योंकि आप हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हवा जो है हमारे टैक्स की अगर जिस तरह से आपने इशारतन बात की है कि हर चीज पे टैक्स आयद किया जा रहा है, लेकिन ये टैक्स के अगर हवाले से देखा जाए तो ये टैक्स सिर्फ आम शहरियों के लिए ही बढ़ता हुआ नजर आया है और इसमें जो है वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये पिसती हुई नजर आती है और इसमें बिजनेस क्लास, एलीट क्लास वो तो उसी तरीके से है। अगर पेट्रोल 250 रुपए है उस पर टैक्स जो है वो अगर किसी को 50 रुपए पड़ रहा है तो वो एलीट क्लास भी 50 रुपए दे रही है और एक रेडी वाला भी 50 रुपए दे रहा है। तो ये फिर इसमें किस तरह से ये जो टैक्स कलेक्शन का निजाम जो है बेहतर हो सकता है? भट्टी साहब, ये कोई गरीब आदमी की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत बुनियादी तौर पर चीना दस्तों की, ताकतवरों की और उन लोगों की है कि जो चीना जब्ती के जरिए इक्तदार पर भी काबिज है और वो कहते हैं जी कर लो जो करना है, हमारे साथ मुक्तदरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, हम जो चाहे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। वरना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, एक एक चीज आप देखें ना, टैक्स वाली बात, मसला सिर्फ टैक्स का नहीं है, मसला यह है कि उसी तरह का इस्तेमाल, जिस तरह का जालिम इस्तेमाल करते हैं कि जनाब देखिए जी आम आदमी की जिंदगी हम आसान कर रहे हैं। मार्केट के अंदर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी का आज कोई कंट्रोल नहीं। आप चले जाए, कोई शख्स पुलिस से कोई एक FIR मुझे पैसा दिए बगैर निकलवा दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। आपकी पुलिस की ये हालत होगी इस दौर में, चूंकि आपने जुर्म के लिए इस्तेमाल उसे किया है, वो इतने बेकाबू हो गए कि अदालतों के सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बता हैरान हो जाए। अदालत हुक्म देती है, वो परवाह नहीं करते, ना एसपी करता है। जो है वो भी शिकवा शिकायत करते हुए नजर आते हैं, ऑफ रिकॉर्ड उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो वो भी इस गवर्नमेंट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हमें ये इस्तेमाल करते हैं बरसरे इक़्तिदार रहने के लिए, हमें ये फ्रंट फुल पे लाते हैं, अवाम के सामने हमें गंदा करते हैं, तस्लील करवाते हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें जो हैं वो भी वहीं की वहीं रखी हुई हैं और हमें भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं प्रोवाइड करे। और जो नहीं, वो रिलीफ अपने लिए आप देखें ना, जो ताकतवर है ना, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये MNS जो है ना, इनको जब ये फंड्स देते हैं तो बुनियादी तौर पर वो तरक्याती फंड्स के नाम पर ज्यादातर तो ये पैसा खुद खाते हैं। इसी तरह ये हमारी पुलिस और इंतजामिया जो है वो उनकी भी मौजें लगी हुई है, उन्हें पता है कि एक जुल्म ये करवाते हैं बाकी वो कर लेते हैं। वरना आप देखें ना, उन्हें पता है हमें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी वजह से वो इस हद तक जा रहे हैं। वरना कोई शख्स गैरत वाला इंसान जो है, मुसलमान या वैसे इंसान जो है, क्या वो ये कर सकता है कि किसी के घर के अंदर दाखिल होकर उसकी बीवी या उसके बच्चे या उसकी बेटियां जो है या उसकी माँ और उसकी बहनें जो है उन पर जुल्म करे और उनके सब कुछ उठा ले? खान के ऑर्डर्स को ओबे करना भी उनके लिए लाज़मुल मज़मूम होता है। और नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, आर्डर देने वाले जो है वो इनकी कठपुतलियां हैं और उनके अहकामात की रोशनी में फिर हमें मजबूरन इनके अहकामात मानने पड़ते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ चौधरी साहब और आयशा नुमान साहबा। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें जो है वो पंजाब का बजट उसमें देखा जाए और विफाक का बजट देखा जाए तो अवाम पे जो है वो महंगाई जो है वो मुसल्लत होती हुई नज़र आ रही है, अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और दावे बरसरे इक़्तिदार लोगों के यही थे कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत दाव पे लगा के। पाकिस्तान के अवाम उम्मीद रखे हुए थे कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी, बजट आने वाला है, हमारी मुश्किलात कम होंगी, लेकिन उनकी मुश्किलात का अजाला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रोग्राम्स के ज़रिए से या फिर जो है वो तरक्याती स्कीमों के ज़रिए से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उसके नताइज फिर लाहौर ग्रीन लाइन की तरह सामने आते हैं कि पहले वो ग्रीन लाइन बनाई जाती है, उस पर पेंट किया जाता है, वो एक बारिश में ही उड़ जाता है और फिर उसको दोबारा से उखाड़ा जाता है और वहाँ पे जो है वो गैस की पाइपलाइन जो है वो दोबारा से लगाई जाती है। बिफोर दैट ये चीज़ें अमल दरामद नहीं होती हैं, एक सड़क बनाते हैं, दोबारा से उखाड़ते हैं, फिर पाइपलाइन बिछाते हैं, फिर दोबारा से बनाई जाती है। इसी तरीके से तरक्याती स्कीमें नज़र आती हैं और पाकिस्तान के अवाम उसी तरह से फिर से एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कल आने वाला जो है वो बेहतर हो जाएगा, कल आने वाला बेहतर हो जाएगा।
दूसरी तरफ हमने बात की बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान और इसराइल का जो कशीदगी वाला मामला है, डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो है उसमें अहम समझा जा रहा है और ईरान जो है वो बैकफुट पे जाने के लिए बिल्कुल अभी तैयार नहीं है और ईरान अपनी जो है वो सालमियत के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए बिल्कुल डटा खड़ा होता नजर आ रहा है और दीगर इस्लामी ममालिक के लिए सवालात हैं और दर्जनों सैकड़ों सवालात हैं जो उसी तरह से ठहरे हुए नजर आते हैं जब तक उनका कोई भी सॉलिड स्टांस और रिस्पॉन्स सामने नहीं आएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।